हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम जो देखेंगे वो क्या रहेगा हमारा। आज के सेशन में रहेगा कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल, यानी कांग्रेस का विभाजन। इस तरह से इसे भी समझा जा सकता है, जो कब हुआ था, 1907 में हुआ था। तो कांग्रेस का विभाजन में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, या एमसीक्यू टाइप किस तरह के क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं, उन्हीं को आज हम देखेंगे। ये श्रृंखला मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों का जो नेचर होता है, ये फॉर्मेट होता है, वो कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में आप बैठें तो क्या होगा, वो बनेगा उसी तरह से। क्वेश्चन की बस लैंग्वेज को बदला जा सकता है, उसकी लैंग्वेज को घुमाया जा सकता है, बट जो पूछने का आंसर का तरीका रहेगा वो एक ही आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। उसी मोटिवेशन कोट के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। हारा वही है जो लड़ा नहीं है, आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, चिंता है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। तो जो नरम दल थे, नरम दल में बेसिकली आपको कौन मिलेंगे, तो नरम दल में नरम दल की बात करें तो बेसिकली जो नरम दल में रहते थे वो शहरी लोग थे। तो वो कहते थे राजा बम बद्ध आंदोलन। इनको क्या कहा जाएगा, राजा बम बद्ध आंदोलन। इस तरह से तो आप तोड़कर याद रख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से याद रखिए, RVW या RV, यहाँ पे वी कर दीजिए, वी और वी कर दीजिए। इस तरह से इसे, नहीं तो सिंपली रहेगा, राजा से शुरू होगा, वो आंदोलन किससे रिलेटेड है याद रखिएगा, वो नरम दल नेताओं से रिलेटेड है। आपको कैसे याद रखना है, जो राजा आंदोलन है वो किससे रिलेटेड है, तो वो नरम दल से मतलब जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर नरम दल की बात की जाए तो यहाँ पे अगर नरम दल की बात की जाए तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति क्या थी, तो राजवंश बंद आंदोलन, यानी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल, यहाँ पे अगर बात की जाए एगिस्टे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एगिस्टेशन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। इसका अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो क्या था, प्रशासन में क्या था, भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाए, क्योंकि प्रशासन भारतीयों के लिए था बट उसमें भारतीय नहीं थे। ठीक है, भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाए, यानी उनको शामिल किया जाए अधिक से अधिक, और राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। वहीं उग्रवादियों की मुख्य मांगे अनुकूल यहाँ पे प्रगठन और यहाँ पे पद्धति थी। और 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी दो अलग गुटों में विभक्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल विभक्त हुआ, तो वो कौन सा था, स्वदेशी आंदोलन था, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, गर्म दल और नरम दल विभक्त हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो जो नरमपंथी थे वो गए थे शहरी क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरमपंथियों की अगर लिस्ट की बात की जाए तो उसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और दिनसा वाचा और व्योमेश बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आज शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो उग्रपंथी कौन नहीं था, तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक और मदन लाल और उधम सिंह, ये सब कैसे थे, गरम दल के नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए, गोपाल गोखले क्या थे, उदारवादी खेमे से संबंधित थे, यानी उदारवादी दल से थे। वह समभाव और मृदु न्यायपीड़िता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का यहाँ पे अनुरुद्धार, यानी देश का जो उद्धार है वो उत्तेजना से नहीं होना है, या गलत मार्ग से या आडंबरों से नहीं होना है। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर विश्वास करते थे। गांधी जी भी इसी फॉर्मेट पर काम करते थे, साधन और साध्य जितना पवित्र होगा आप उतना जल्दी अपने ड्रीम तक पहुंच जाओगे। ठीक है, गांधी जी ने इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बने थे। ठीक है, पूछा भी जाता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले। उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए थे। उन्होंने 1800, यहाँ पे याद रखिएगा, 1888 में, यानी 1800
88 ईस्वी में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में सर्वप्रथम भाग लिया था। 1897 ईस्वी में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेलवी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया था, और 1902 ईस्वी में वह बम्बई संविधान परिषद के और कालांतर में वो क्या थे, इम्पीरियल, यहाँ पे याद रखिएगा, जो मतलब अंग्रेजी सरकार थी उसके काउंसिल के ये सदस्य बने थे। इम्पीरियल लेजिस्लेटिव और काउंसिल के ये सदस्य बने थे। बस यहाँ से क्वेश्चन कभी बनता नहीं है, बस याद रखिएगा। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवादी के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे, तो याद रखेंगे कौन नहीं थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था, तो कौन थे वो, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध, यहाँ पे है विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था, तो वो थे बीजी तिलक। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततः गत्वा समाप्त हो गई थी, तो कब समाप्त हुई थी, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था, यानी यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत मोस्ट पूछा जाता है ये शब्द ना आकर, ये आता है बेंगिंग इंस्टीट्यूट कहा था, तो वो कौन थे, तो याद रखेंगे जिसने कहा था, तो वो कौन थे, यहाँ पे तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 28 दिसंबर 1985 में हुई थी। बहुत पूछा जाता है, 28 दिसंबर 1985 में हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में की गई थी, जिसमें हमने कांग्रेस की स्थापना पढ़ाया था। वहाँ पे हमने बहुत डिटेल में इसके रिलेटेड क्वेश्चनों को देख लिया। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना संस्था यानी बेंगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, तो कब आया था, तो 1906 में। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, तो यानी कब वो प्रभाव में आया, तो 1906 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तिलक ने नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा। कई एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। अगर बात करें गरम दल नेताओं के प्रमुख कौन कौन से थे, तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तभी तो क्या गाया था, बाल, लाल और पाल। अरविंद घोष ने मिलकर यह किया था। बस एक और बचे हैं, वो है अरविंद घोष, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था, तो ये थे अरविंद घोष। ठीक है, क्योंकि लाल वाल पाल तो सबको याद रहता, पर अरविंद घोष याद नहीं रहते। अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल या गरम पक्ष के नेता थे। वे गरम दल के चारों स्तंभों लाला लाजपत राय, लाल बाल और पाल और अरविंद घोष थे। चार स्तंभ कौन से थे, याद रखिएगा, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। लाल वाल पाल और घोष, इस तरह से आप इन्हें याद रख सकते हैं। 1893 और 94 में अपने एक लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी है, पूर्णतः असफल रही है तथा इसकी शासकों के अप्रसन्न होने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को इन्होंने कायरता की संज्ञा दी थी। याद रखिएगा कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली है, ये भी कहा गया था कांग्रेस के बारे में। किसने कहा था, तो अरविंद घोष ने अपने एक पत्र था उसमें कहा गया था। 1908 ईस्वी में मुस्लिम पुलिस द्वारा मणिकतला उद्यान में छापा मारकर जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें अरविंद घोष भी थे। याद रखिएगा कब गिरफ्तार किया गया था, उनकी पहली गिरफ्तारी 1908 में।
सभी के ऊपर यहाँ पे अलीपुर षड्यंत्र मामले के अंतर्गत मुकदमा चला। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए तथा पांडुचेरी चले गए। तभी अरविंद घोष का आपको प्रेजेंट में आश्रम भी देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता, यानी नरम दल में नहीं है, वो गरम दल में है, तो वो कौन थे? तो बीजी तिलक। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है? तो वो है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता और पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। लाला लाजपत राय कहाँ से जुड़े थे? पंजाब से, इसीलिए उन्हें शेर पंजाब कहा जाता था, या पंजाब केसरी भी उन्हें कहा जाता था। ठीक है, अगर बात की जाए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को लाल वाल पाल के नाम से जाना जाता है। इसी में आपको ऐड करना है बस लाल वाल पाल और घोष। ठीक है, सो ये हो जाएंगे ये चारों स्तंभ। साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, जिसके कारण क्या हुआ था? 17 नवंबर 1928 को ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से जुड़ा नहीं है, यानी उदारवादी में नहीं है? तो वह है लाला लाजपत राय। निम्न में से किसी एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना? तो मैं ये कौन थे? तो ये थे मेजनी। ठीक है, मेजनी को क्या करा था? लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोखले। याद रखिएगा, मैगजीन की एक पुस्तक थी या एक रचना थी द ड्यूटी ऑफ मैन। इसको उर्दू में किसने अनुवादित किया था? तो लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय इटली के क्रांतिकारी या राष्ट्रपिता मेजनी के जीवन व्रत, जब हम क्या करेंगे, विश्व का इतिहास पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे मेजनी को। मेजनी के जीवन व्रत में को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। तब बाद में उन्होंने मेजनी की उत्कृष्ट रचना कौन सी है? याद रखेंगे, द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया। तो उर्दू में भारतीयों में किसने अनुवाद किया मेजनी की द ड्यूटी ऑफ मैन का? तो याद रखिएगा, लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? तो जो मध्य का मार्ग कभी चुनता नहीं था वो थे बाल गंगाधर तिलक। जबकि मध्य मार्ग पर चलना या मध्य मार्ग पर रहना कौन सिखाता है? तो बौद्ध धर्म सिखाता है। ठीक है, याद रखिएगा, भगवान बुद्ध ने कहा है कि हर चीज़ में आपको मध्य मार्ग चुनेंगे तो कभी भी आप निराश नहीं रहेंगे। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो वे थे अरविंद घोष। 1905 से 1908 अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, याद रखिएगा, समर्थक थे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? बहुत पूछा जाता और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लोकमान्य तिलक को। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। क्या हुआ था कि तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे। इसी कारण क्या हुआ था, एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विरोधी समझती थी। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें अशांति का जन्मदाता कहा है। बहुत पूछा जाता है कि किसने तिलक को अशांति का जन्मदाता कहा है? तो याद रखिएगा, सर यहाँ पे है सर वैलेंटाइन। यहाँ पे सिरोल भी खाली आ जाता है कि सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जनक कहा है। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है? तो यहाँ पे है सिरोल, यहाँ पे वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो वो थे सिरोल। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो यहाँ पे है सिरोल। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो वो थे बीजे तिलक को। बीजे तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की और कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है?
तो याद रखिएगा ऐसा किसने कहा था कि तिलक में मेरी दिलचस्पी है, तो वो था मुलर, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने इनकी वकालत की थी, या कहें कि इनके फेवर में गए थे। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने 17 फरवरी 1898 को यहाँ पे प्रीवी काउंसिल के सदस्य सर जॉन लुबाक को लिखे पत्र में दया की वकालत करते हुए कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी, तो वो थे बीजे तिलक। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेख के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर उन्हें मांडले जेल यानी बर्मा भेज दिया गया था। तिलक को हुई इस सजा के विरोध स्वरूप बम्बई के कपड़ा मिल मजदूर ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। मांडले जेल में ही उन्होंने गीता रहस्य पूछा जाता है, गीता रहस्य किसकी है? तिलक की। गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी जेल थी? तो मांडले। कहाँ पे थी ये मांडले जेल? तो बर्मा, म्यांमार, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज की श्रृंखला हमने कंप्लीट की, जिसमें कांग्रेस के विभाजन से रिलेटेड यानी गर्म दल और नरम दल से जुड़े हुए क्वेश्चनों को देखा है। देखिए यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखने का मतलब है कि इस तरह की अगर आप पर क्वेश्चन बनते हैं तो उनकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बट उनके आंसर कभी चेंज नहीं हो सकते। तो इसलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। और हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों की सबसे बड़ी विशेषता और है कि क्वेश्चन का जो नेचर होता है ना, जो फॉर्मेट होता है, आप उसे चेंज कर सकते हैं, यानी पूछने का तरीका बदल सकते हैं, पर आंसर और जो निकलेगा वो एक ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।